हेलो दोस्तों, डीमेट सक्सेस चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण की श्रृंखला में आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ा था और चैप्टर नंबर 2 में हमने वर्ण विचार ख़त्म कर लिया है। आज से हम शब्द विचार स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आज इस चैप्टर में हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चारों टॉपिकों को ख़त्म करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा जल्दी से जल्दी हिंदी व्याकरण को ख़त्म करना और बाकी के और सब्जेक्ट्स को कवर करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 3 शब्द विचार। शब्द विचार क्या होता है और हमें इसमें क्या स्टडी करनी है। वर्णों का सार्थक योग शब्द कहलाता है। देखिए, वर्णों को जोड़ जोड़ के शब्द बनते हैं, ठीक है। तो वर्णों को इस तरीके से जोड़ना जिससे उसका कोई अर्थ निकले, उसे कहेंगे हम आपका वर्णों का सार्थक योग, ठीक है। अर्थ निकला, सार्थक योग हो गया, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। क, च, त, ट ऐसे अगर इनको जोड़ेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। लेकिन आपको क, म, ल ऐसे अगर 3 वर्ण हैं, ये भी 3 वर्ण ही हैं, इनको अगर हमने जोड़ा तो एक शब्द बन गया कमल, और इसका एक अर्थ निकल गया कि हम किसी पुष्प की तरफ इशारा कर रहे हैं, कि हम कमल की कह रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से सार्थक योग होगा तो वो शब्द कहलाएगा। सब अच्छा, वर्ण शब्द विचार में हम क्या सीखेंगे, शब्दों का शुद्ध उच्चारण, लेखन और व्यवहारिक प्रयोग। वर्ण में क्या सीखा था, वर्णों का शुद्ध उच्चारण, लेखन। व्याकरण में क्या सीखा था, भाषा का शुद्ध उच्चारण, लेखन और प्रयोग। यही है, बस यही सीखना है हमने इसमें। अब देखिए दोस्तों, हमने कई टाइप से इसके शब्दों के प्रकार को पढ़ा था, ठीक है। इसमें आज हम सबसे इम्पोर्टेंट और व्याकरण की 40% रीड, विकार के आधार पर शब्दों को पढ़ेंगे हम। देखिए दोस्तों, शब्दों के प्रकार। तो विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के आपके। एक विकारी शब्द, दूसरे अविकारी शब्द, ठीक है। पहले मैंने अविकारी को लिख दिया है और आपको ये 2 पढ़ने हैं, ठीक है। विकारी शब्दों में कौन से आएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। देखिए, विकारी से क्या मतलब है। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक आदि के आधार पर परिवर्तन अगर जिनमें हो सकता हो, उनको हम विकारी शब्द कहेंगे। और अविकारी, जिन शब्दों पे लिंग, वचन, काल और कारक का कोई प्रभाव ना पड़े, उन्हें हम अविकारी शब्द कहेंगे, ठीक है। इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। संज्ञा के 5 टाइप हैं, सर्वनाम के 6 टाइप, क्रिया आपको सकर्मक, अकर्मक और इसके भी कई प्रकार से डिवाइडेशन है, वो पढ़ने हैं। और विशेषण के आपके 5 टाइप। इसके अलावा विशेषण की डिग्री, ये विशेषण की 3 अवस्था होती हैं, जिनमें मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अंग्रेजी में जब आपने एडजेक्टिव पढ़े होंगे तो उसमें सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, इंपरेटिव डिग्री पढ़ी होंगी। उसी तरीके से इसमें हिंदी में भी ये डिग्रीज होती हैं, इनमें से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये सारे हम इसमें कवर करेंगे। उसके बाद दूसरे चैप्टर में हम ये अविकारी शब्दों को कवर करेंगे। आज हम सिर्फ विकारी शब्दों को खत्म करेंगे। देखिए दोस्तों, विकारी शब्द लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर जो शब्द परिवर्तनीय हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द हमारे 4 थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। सबसे पहले शुरू करते हैं हम संज्ञा को। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक कक्षा 1 से लेके जब से भी व्याकरण स्टार्ट हुआ ऊपर तक बहुत बार ये चीज़ पढ़ी होगी। इनमें हम विशेष ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ से ये कुछ नया आपकी। मूल रूप से आपकी संज्ञा 2 प्रकार की होती है, एक यथार्थवाचक, एक भाववाचक, ठीक है। यथार्थ कहो, दृश्य कहो या मूर्त कहो, ऐसी संज्ञा जो हम देख सकते हैं जिसे, उसे हम क्या कहेंगे, यथार्थवाचक। और ऐसी संज्ञा जिसे केवल फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, वो एक भाव है, फीलिंग है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे, या अदृश्य कह लो या अमूर्त कह लो, ठीक है। यथार्थवाचक संज्ञा आपकी 4 प्रकार की हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। और भाववाचक संज्ञा आपकी अकेली है ही। इसी तरीके से इन 5 को मिला के आप कह सकते हो कि आपकी संज्ञा 5 प्रकार की होती है, ठीक है। चलिए अब एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के निश्चित नाम को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। देखिए, जैसे कि हिमालय। हिमालय क्या है, एक पर्वत है, ठीक है। तो हिमालय क्या है, एक पर्वत का नाम है, निश्चित नाम है, तो हिमालय। गंगा, गंगा क्या है, एक नदी है,
तो नदी के, किसी एक नदी के निश्चित नाम को गंगा है, गंगा नाम की 4 नदियाँ तो नहीं है, एक नदी का नाम है, तो ये हो गया टॉमी। टॉमी यहाँ पे मैंने इसका अर्थ मैंने क्या लिया है, देखिए कुत्ता। कुत्ता क्या है, सभी कुत्ते को कुत्ते ही कहते हैं, लेकिन किसी कुत्ते का नाम होता है टॉमी, तो ये क्या हो गया, एक पर्टिकुलर नाम हो गया। इस तरीके से किसी भी चीज़ का कोई पर्टिकुलर नाम होगा, उस नाम को ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है। अब इसमें ये देखिए पर्वत, सभी पर्वतों को पर्वत कहा जाता है, पर्वत एक जातिवाचक संज्ञा है, जबकि हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा व्यक्तिवाचक है और नदी जातिवाचक है। टॉमी ये किसी के नाम के संदर्भ में ले रहे हो तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, और कुत्ता आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है। अच्छा, व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान क्या है, ये हमेशा दृश्य होगी, ठीक है, और एक वचन में होती है। ठीक है। दूसरी लेते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति के नाम को बोध कराएगी। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। देखिए गाय, किसी एक गाय के लिए नहीं है, सारी गाय पूरी जाति के लिए बोध करा रही है, तो ये कैसी है, जातिवाचक संज्ञा। लड़का, किसी एक लड़का है के लिए है, ये नहीं है, सभी लड़कों के लिए है, तो लड़का। शेर, कुत्ता, कुत्ता नहीं, यहाँ पे पहाड़ है, मैं कुत्ता बोला हूँ, कुत्ता हो, पहाड़ हो, जाट, जाट साहब, ब्राह्मण जी, ठीक है, जाटव जी, ये सब क्या है, जाति का बोध करा रहे हैं, तो जातिवाचक। सिपाही जी हम हो गए। ठीक है। कोई चोर, कबूतर, ब्राह्मण, ये सब क्या है, ये जातियों के बोध करा रहे हैं, किसी एक का नाम नहीं है। ठीक है। तो ये सब क्या होगी, हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी इस तरीके से। ठीक है। तीसरी आती है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए द्रव्य में क्या है, किसी की नाप तौल, नाप तौल वाली वस्तु का बोध। ठीक है। जैसे दूध, पानी, अनाज, 5 किलो दूध, 10 किलो अनाज, ठीक है, 5 किलो तेल, लोहा, तो ये सब क्या है, ये किसी द्रव्य का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। अब बची संज्ञा में अंतिम दो। देखिए एक समूहवाचक, इससे किसी समूह का भाव व्यक्त होगा। ठीक है। जैसे कि टोली हुई, पलटन है, झुंड है, कोई भीड़, गिरोह, दल। दोस्तों इसमें एक चीज़ और, ये गिने चुने वो नाम हैं जिनमें से ही पेपर में आएगा, समझते हुए इनको 1-2 बार आपको अपने दिमाग में उतार लेना है, इससे अलग कुछ नहीं आएगा और इसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और संज्ञा तो आदमी ने हर जगह इतनी बार पढ़ी है ये, कि इसमें से भी अगर कोई गलत कर दे तो फिर कुछ बचता नहीं है। अगला आइए लास्ट, भाववाचक संज्ञा। देखिए ये आपकी दृश्य संज्ञा खत्म हो गई, अब ये अदृश्य या अमूर्त संज्ञा रहेगी। ठीक है। भाववाचक ये क्या है, किसी के भाव को व्यक्त करेंगे। ठीक है। किसी भाव के नाम को व्यक्त करेगी तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। देखिए करुणा, दया, मानवता, जवानी, बुढ़ापा, चिंता, दुख, ये एक भाव है, ये सारे क्या हैं, भाव हैं। ठीक है। तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा हो गई। अगर थोड़ा ऑप्शन को देखेंगे समझेंगे तो इतना कुछ टफ इसमें नहीं है। अच्छा, भाववाचक संज्ञा हमेशा पहले तो अदृश्य होगी और एक वचन होगी। ठीक है। और बहुवचन बनाने पर भाववाचक संज्ञा क्या बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा आपकी। ठीक है। कैसे, देखिए पहले इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप, हर केस में नहीं, लेकिन देखिए जैसे ये है जवानी। ठीक है। जवान से बनी जवानी, जवान संज्ञा, जवान से जवानी। ठीक है। इसको बहुवचन बनाइए, जवानियाँ। जवानियाँ शब्द अब ये भाववाचक नहीं रहा, जवानियाँ क्या है, प्लूरल हो गया, और ये क्या है, किस चीज़ का बोध करा रहा है, काफ़ी सारी जवानियों के ग्रुप की। ठीक है। तो ये जवानी की जाति का बोध करा रही है। ठीक है। अब ये जवानियाँ क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा समय इसमें व्यर्थ नहीं करेंगे, संज्ञा से रिलेटेड इतना ही आता है, बाकी न्यूमेरिकल हम लगा ही लेंगे इसके सारे। अब इसके बाद शुरू करते हैं हम संज्ञा के बाद सर्वनाम। देखिए सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। सर्वनाम के कितने प्रकार थे, 6, जो हमें पढ़ने हैं सीधे सीधे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। चलिए शुरू करते हैं एक एक से। देखिए ये तो पहले से क्लियर ही है कि संज्ञा शब्दों की जगह पे यूज होगा, तो संज्ञा में स्त्री या पुरुष किसी के नाम के बदले जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष,
मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अंग्रेजी में भी पढ़े होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सेम वे। देखिए मैं और हम उत्तम पुरुष में आते हैं, तुम, तू, आप, ये तुम में से ही बने हुए शब्द हैं, ये सेकंड पर्सन में आते हैं मध्यम पुरुष में, और यह, वह, ये, वे, वो, ये आते हैं आपके थर्ड पर्सन में। ठीक है, ये आपके क्या है, संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाने वाले शब्द हैं। ठीक है, इनको आप याद कैसे करेंगे? देखिए मैं हो खुद के लिए कह रहा है, हम ये बहुवचन में स्वयं को इंक्लूड करके बोल रहा है। तो आप एक बात ऐसे समझ लीजिए, जब कोई आदमी सबसे ज़्यादा उत्तम किसको मानता है? खुद को। तो मैं और हम में आदमी स्वयं है, तो ये क्या है, प्लूरल, मतलब स्वयं के लिए बोल रहा है तो स्वयं को आदमी उत्तम ही बोलेगा। दूसरा, अगर किसी के पास बैठ जाओ तो खुद को उत्तम बताने के बाद कहेंगे भाई पहला मैं हूँ, दूसरा नंबर तेरा ही है। ठीक है, तो तुम, तू, आप, ये आपके लिए है तो आपको सेकंड पर्सन, बाकी जो बचे हैं वो सभी थर्ड पर्सन है। ठीक है, इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। उदाहरण क्या है इसका? देखिए जैसे कि राम घर जा रहा है, राम संज्ञा है, राम की जगह पे आप इसको कह दो कि वह घर जा रहा है, तो वह क्या हो गया आपका? थर्ड पर्सन हो गया, अन्य पुरुष में हो गया और सर्वनाम हो गया। ठीक है, और वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला आपका आता है दूसरा नंबर, निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए किसी भी सर्वनाम में, किसी भी वाक्य की निश्चितता बताने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, निश्चितता कौन बताता है? ये इसमें यूज होता है थर्ड पर्सन का। जब किसी थर्ड पर्सन का प्रयोग, थर्ड पर्सन यह, वह, ये, वे, वो का प्रयोग किसी प्राणी के लिए किया जाता है तो वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन अगर किसी वस्तु के लिए किया जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर होगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि यह मेरी घड़ी है, घड़ी क्या है? वस्तु है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया यह। ठीक है, मेरी आपकी संबंधवाचक सर्वनाम है, आगे आएगा, और घड़ी आपकी संज्ञा है। ठीक है, तो इसमें इसे हटाओ, यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। लेकिन अब यह मेरे चाचा हैं, चाचा जी जिंदे हैं, सजीव हैं, तो यह क्या हो गया? ये पुरुषवाचक सर्वनाम है आपका। ठीक है, चाचा आपकी संज्ञा हो गई और मेरे आपकी संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, इन्हें आगे बढ़ेंगे, फिलहाल यह पे फोकस करना आप। ये देखिए, वे हमारे पड़ोसी हैं। पड़ोसी क्या है? इंसान है, तो वे क्या हो गया हमारा? थर्ड पर्सन है ना, पड़ोसी व्यक्ति है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया आपका। ये हमारी किताबें हैं, किताबें क्या हैं? वस्तु है, तो ये हमारा, ये शब्द थर्ड पर्सन क्या हो गया? निश्चयवाचक। हमारी संबंधवाचक सर्वनाम, हमारे संबंधवाचक सर्वनाम, पड़ोसी जातिवाचक संज्ञा, किताबें जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, यह मेरा कमरा है। ठीक है, कमरा क्या है? वस्तु है, तो यह क्या हो गया आपका? सर्वनाम हो गया। कौन सा सर्वनाम हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, यह कमरा मेरा है। देखिए यह मेरा कमरा है, यह कमरा मेरा है। देखिए इस पहले वाले सेंटेंस में, इसमें यह मेरा कमरा है, इसमें क्या है? यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन यह कमरा मेरा है। अब यहाँ पर ये थर्ड पर्सन क्या कर रहा है? कमरे को पॉइंट कर रहा है कि यह कमरा मेरा है। ये यहाँ पे विशेषण है, कौन सा? संकेत कर रहा है ना, संकेतवाचक विशेषण। ये अभी आगे हम विशेषण में पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने ये चारों चीज़ एक साथ करी हैं कि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे किसी भी स्टूडेंट को। और इसे आप अभी यहीं पे छोड़ देंगे, आगे जब करेंगे तो पूरा समझ जाएंगे। यह कमरा, ये पॉइंट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे यह शब्द आपका संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण भी इसे कहते हैं, ये वो है आपका। ठीक है, कमरा आपकी वस्तु हो गया, संज्ञा शब्द है, और मेरा आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में आप इतना समझ गए होंगे कि थर्ड पर्सन में जब किसी वस्तु के लिए ये थर्ड पर्सन का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, और जब व्यक्ति के लिए किया जाता है तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। यह मेरे चाचा हैं। ठीक है, यह मेरी घड़ी है। अब लेकिन इस वस्तु को अगर ऐसे बोल दिया जाए कि यह घड़ी मेरी है,
तो यह क्या करने लगेगा, पॉइंट करने लगेगा घड़ी की तरफ, तो ये यहाँ पे सर्वनाम ना होकर विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इसे हम विशेषण में पढ़ेंगे। अगला आपका आता है तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ, ये दो शब्द यूज किए जाते हैं। इसमें क्या है कि सर्वनाम की निश्चितता नहीं बताएगा। देखिए, मुझे कुछ रुपए चाहिए, क्या चाहिए, कुछ रुपए, तो ये कुछ क्या है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, कोई आ रहा है, गेट पर कोई है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, तो ये जो कोई है ये आपका कैसा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम के बीच संबंध बताए उसे कहेंगे हम संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे कि देखिए कौन कौन संबंध बताता है, मेरा, आई की फॉर्म में कौन सा हो जाएगा, मेरा, मेरी, मेरे। वी की फॉर्म में हमारा, हमारी, हमारे, हम की में। तुम की फॉर्म में तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। वह की फॉर्म में उसका, उसकी, उसके। वे की फॉर्म में उनका, उनकी, उनके। ये की फॉर्म में इनका, इनकी, इनके। ठीक है, जिसका, जिसकी, जिसके, ऐसे ETC कर दो अब इनको। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब आगे वही जो अभी चल रहा था। ठीक है, इस पे आओ, यह मेरी पुस्तक है, यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। मेरी क्या है, जो हम पढ़ रहे हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। पुस्तक आपकी संज्ञा होगी, कौन सी, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, यह मेरी, यह पुस्तक मेरी है। ठीक है, यह पुस्तक मेरी है। देखिए पॉइंट कर गया इसमें, अगर यह मेरी पुस्तक होता तो ठीक है, लेकिन यह पुस्तक मेरी है, तो यह क्या है, संकेतवाचक विशेषण है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, ज़्यादा दिमाग खर्च ना करें। पुस्तक क्या है आपकी, संज्ञा होगी जातिवाचक, और मेरी क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, जिसका, जिसकी, जिसके, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। लाठी आपकी जातिवाचक संज्ञा हो गई, उसकी, उसका, उसकी, उसके, संबंधवाचक सर्वनाम, और भैंस आपकी जातिवाचक हो गई। ठीक है, वे हमारे घर आ रहे हैं, वे हमारे घर आ रहे हैं। वे क्या हैं, पुरुष हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम। हमारा, हमारी, हमारे, संबंधवाचक सर्वनाम। घर आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया, और आ रहे हैं ये आपकी क्रिया हो गई। क्रिया भी अभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मेन आप संबंधवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक कहो या व्यक्तिवाचक कहो, और निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, ये आप सीख चुके हैं। अब आगे आपका आ जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए, हिंदी व्याकरण में सबसे अच्छी बात ये है भाइयों, नाम ही बता देगा कि इसमें होने वाला क्या है। ठीक है, प्रश्न का भाव होगा, जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो ये क्या है, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, आपका क्या हो गया, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम, और नाम क्या है, संज्ञा। ठीक है, हम आपके हैं कौन, देखी होगी, देखते रहिए। अब बंद कर दीजिए पेपर तक। हम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए, आपके संबंधवाचक सर्वनाम हो गए, कौन है भैया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्र से समझ जाना, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन से चिन्ह आते हैं, कब, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ और कौन, ये 6 शब्द आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, देखिए एक ये शब्द और है किसकी, किसका, किसकी, किसके, संबंधवाचक सर्वनाम में भी आता है और प्रश्नवाचक सर्वनाम में भी आता है, इसीलिए इसको संबंधवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर ऑप्शन में संबंधवाचक प्रश्नवाचक है तो वो भी सही होगा, और संबंधवाचक है तो वो भी सही होगा, और प्रश्नवाचक है तो वो भी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन कोई एक ही होगा इनमें से। ठीक है, सर्वनाम में अगला और लास्ट आता है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए हो। ठीक है, आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक शब्द के रूप में न हुआ हो, और कहने वाला कर्ता आपका प्रयोग स्वयं के लिए करे, तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, देखिए आप शब्द का प्रयोग 2-3 जगह पे होता है, जैसे कि किसी का परिचय कराने के लिए, अगर मैं बोलूँ कि आप हैं श्रीमान फलाने सिंह, मजिस्ट्रेट ऑफ इंडिया, या वट एवर एल्स,
तो ये शब्द क्या है, किसी को आदर देने के लिए बताया जा रहा है कि आप फलाने सिंह फलानी जगह से कोच हैं और ये ऐसे हैं। देखा होगा आपने, हिंदी में पढ़ा होगा ये ऐसे, तो वो क्या है, आदर सूचक शब्द था, वो प्रयोग नहीं हुआ हो। दूसरी बात, तुम की जगह पे आदर देने के लिए आप शब्द का प्रयोग हो जाता है, वहाँ भी ना हुआ हो। आदमी स्वयं के लिए कहे, जैसे उदाहरण से मिले, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ मैं अपना कार्य स्वयं, देखिए ये स्वयं शब्द क्या है आपका, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। आप नहीं, यहाँ पे ये स्वयं शब्द प्रयोग है। अगर ये यहाँ ऐसे कहना मैं अपना काम अपने आप करता हूँ, ठीक है, तो अपने आप या स्वयं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। मैं क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम, अपना संबंधवाचक सर्वनाम, और काम क्या हो गया आपका, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये हमारे सर्वनाम पूरे हो गए। दोस्तों तीसरा टॉपिक हम शुरू करते हैं अपना क्रिया। देखिए क्रिया को हमें 3 तरीके से पढ़ना है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कर्म के आधार पर, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे काल के आधार पे, उसके बाद पढ़ेंगे प्रयोग एवं संरचना के आधार पे, ठीक है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपकी क्या कहते हैं, कर्म के आधार पे, ठीक है। क्रिया क्या है, देखिए क्रिया शब्द संस्कृत के धातु शब्द से बना है। जब धातु में प्रत्यय लगा दिया जाता है तो वह हमारी क्रिया बन जाती है, ठीक है। जैसे चल एक धातु है, चल धातु, इसमें ना जोड़ दिया तो चलना आपकी क्या हो गई, क्रिया हो गई, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। ऐसे शब्द जो कार्य का करना या होना बताते हैं क्रिया कहलाते हैं, ठीक है। क्रिया के भेद, सबसे पहले अब शुरू करेंगे हम कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर 2 प्रकार की है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब देखिए अकर्मक क्रिया क्या होती है। इसमें कैसे याद करेंगे आप, लिखना पढ़ना, न लिखेगा ना पढ़ेगा, खाएगा पिएगा और टीवी देखता रहेगा, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ये सकर्मक क्रिया है, ठीक है। चलिए अब उदाहरण देखो उदाहरणों से ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ठीक है। पक्षी क्या है, करता है हमारा, आकाश में उड़ते हैं, सकर्मक है क्या कर्मक है बताइए। देखिए आकाश को आप कर्म ना समझें, आकाश में जब आप कारक पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आकाश क्या है, एक अधिकरण कारक है। अगर ये कर्म होता तो इसके पीछे कर्म कारक जुड़ा होता, ठीक है। तो आकाश में है, ये हमारा अधिकरण कारक हो गया और उड़ना हमारी क्रिया हो गई, इसमें हमारा कर्म नहीं है, इसीलिए ये अकर्मक है, ठीक है। मोहन क्या कर रहे हैं भैया, चलता है, मोहन कर्ता हो गया और चलना आपकी क्रिया हो गई। करता है क्रिया है लेकिन कर्म इसमें नहीं है, ये हो गया अकर्मक क्रिया, ठीक है। पत्ता पेड़ से गिरता है, देखिए पत्ता कर्म हो गया, ठीक है। पेड़ से गिरता है, क्या पेड़ कर्म है, नहीं, पेड़ से संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान कारक है ये पेड़, ठीक है। और गिरना आपकी क्रिया हो गई, ये कैसा हो गया, अकर्मक। अच्छा पत्ता पेड़ से गिरता है या पेड़ से पत्ता गिरता है, ठीक है। पत्ता पेड़ से गिरता है या फिर पेड़ से पत्ता गिरता है, अब ये देखिए, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में पेड़ से पहले लिख दो या बाद में लिख लो, ये क्या है आपका अपादान कारक है, ठीक है। संप्रदान के लिए अपादान से, पत्ता और गिरना, ठीक है, दोनों एक ही हैं वो, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए मैंने दोनों आगे पीछे लिख दिया। अब मोहन क्या कर रहे हैं भैया, तेज चलता है, तो मोहन क्या हो गया आपका कर्ता, तेज क्या हो गया, देखिए ये विशेषण है, चलने की विशेषता बता रहा है, कैसे चल रहा है, तेज तेज, ठीक है। इस पे आइए, तो ये भी आपका कैसा हो गया, अकर्मक, ठीक है। ये भी अकर्मक, ये सभी अकर्मक चल रहे थे। रवि गाड़ी चलाता है, रवि कर्ता हो गया, देखिए इसमें देखिए गाड़ी और चलाता, चलाना आपकी क्रिया हो गई, गाड़ी इसमें हमारा कर्म है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें यहाँ पर लोग और रवि गाड़ी को चलाता है। आप सेंटेंस में जिस किसी को भी कर्म समझने की गलती करो या कर्म समझो, उसमें आप को वर्ड को जोड़ के देखना, अगर को वर्ड वहाँ पे फिट हो रहा होगा, क्योंकि कारक क्या है, कर्म कारक हमारा को है, तो को जोड़ के अगर वो फिट हो जाएगा तो वही हमारा कर्म होगा। मेरी तो भाई यही पहचान थी, मैं ऐसी पहचान करता था। तो रवि गाड़ी को चलाता है, ये सकर्मक हो गई आपकी, ठीक है। और रवि चलाता है या रवि चलता है, पैदल चल रहा है, तो रवि आपका कर्ता हो गया और चलना आपकी क्रिया हो गई, ये भी आपका अकर्मक हो गया, ठीक है।
ये देखिए सेंटेंस पहचानने की यहाँ पे कुछ ट्रिक है। इसको देखिए, यदि किसी वाक्य को भूतकाल में बदलने पे कर्ता के साथ यदि ने आए तो वह सकर्मक क्रिया, तथा यदि ने न आए तो वह अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, देखिए अब इसे देखिए, रवि गाड़ी चलाता है, इसे आप भूतकाल में बदलिए। ठीक है, तो रवि ने गाड़ी चलाई, ने आ गया, यही तो बनेगा इसका। रवि गाड़ी चलाता है तो रवि ने गाड़ी चलाई, और जहाँ पे ने आ गया वो क्या हो गया, आपकी सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, अच्छा रवि चलता है तो रवि ने चलता है, हो सकता है क्या, नहीं, रवि चला, यही तो होगा। ने शब्द नहीं आ रहा तो ये हमारा अकर्मक हो गया। मोहन तेज चलता है तो मोहन तेज चला। ठीक है, राम रावण को मारता है, अब इसको बदलो, राम ने रावण को मारा तो ने आ रहा है, इसीलिए ये सकर्मक हो गया। ठीक है, यदि वाक्य के साथ ने शब्द जुड़ा हो, ये एक पहचान है, अगर ने शब्द जुड़ा है तो वो भूतकाल में है और सदैव कृतवाच्य में है। यहाँ पे वाच्यों को आप इसमें मत घुसा देना, सकर्मक और अकर्मक में मत घुसा देना। देखिए इसमें क्या कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, अगर इसको कृतवाच्य को हम लोग अकर्मक और कर्मवाच्य को सकर्मक को, इन दोनों को क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, ये अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर ने जुड़ा हुआ है तो वो 100% कृतवाच्य में होगा और भूतकाल में होगा। ठीक है, यानी पास्ट टेंस में होगा। देखिए जैसे कि राम ने रावण को मारा, रावण और को कर्म कारक है ये, तो रावण कर्म हो गया, राम कर्ता हो गया, और ने जुड़ा है तो ये आपका पास्ट सेंटेंस हो गया। ठीक है, तीसरा क्या है इसमें, वाक्य के सजीव कर्म के साथ को शब्द लगाते हैं। ठीक है, सजीव कर्म के साथ तो आपके को शब्द लगाएंगे, और निर्जीव कर्म के साथ आपके जो है को शब्द नहीं लगाएंगे, ये को शब्द नहीं लगाते हैं। जैसे फिर यही सेंटेंस ले लो, राम ने रावण को मारा, रावण क्या है, जब मरा था तब सजीव होगा ये, अब मरने के बाद निर्जीव हुआ है। ठीक है, सजीव है तो रावण को मारा, सजीव के साथ को लग गया, और अगर ये निर्जीव होता तो राम ने पत्थर तोड़ा, पत्थर को तोड़ा नहीं होता, पत्थर तोड़ा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए सकर्मक क्रिया के अंदर चलिए, सकर्मक क्रिया भी हमारी दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक कर्मक और द्विकर्मक, समझ गए। एक कर्मक जिसमें एक कर्म हो, और द्विकर्मक जिसमें दो कर्म यूज हो। ठीक है, देखिए एक कर्मक और द्विकर्मक को पढ़ते हैं आप। ठीक है, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। ठीक है, अध्यापक क्या आपका करता है, अध्यापक ने छात्रों को कर्म है और पढ़ाया, ये आपकी क्रिया हो गई, एक कर्मक हो गया। ठीक है, अध्यापक ने छात्रों को गणित पढ़ाई, करता, छात्रों को कर्म, गणित और पढ़ाई, पढ़ाई क्रिया हो गई, और गणित भी आपका कर्म है। ये आपकी क्या हो गई, छात्र और गणित, ये सजीव कर्म हो गया और ये निर्जीव कर्म हो गया, तो ये आपकी द्विकर्मक हो गई। न्यायाधीश ने दंड दिया, न्यायाधीश ने, ठीक है, दंड और दिया, ये क्या होगी आपकी एक कर्मक हो गई। देखिए दंड देना, देने की कुछ फॉर्म होती हैं, 4 फॉर्म हैं जिन्हें मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे दंड के रूप में, यहाँ पे दंड आपका कर्म माना जाएगा, इसे आप अकर्मक मत मानिएगा। ठीक है, एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसके हिसाब से इसे आप अकर्मक समझेंगे, लेकिन नहीं। ठीक है, देने की ये जो दिया वर्ड है इसकी 4 फॉर्म होती हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, ये आपकी सकर्मक और सकर्मक में भी एक कर्मक है। ठीक है, राजा ने दोषी को दंड दिया, तो राजा कर्ता हो गया, दोषी को कर्म हो गया, और दंड दिया। ठीक है, द्विकर्मक हो गया आपका। साहूकार ने गरीब को सर्दी में तन ढकने के लिए कंबल दान दिए। देखिए साहूकार ने कर्ता हो गया, गरीबों को सर्दी में तन ढकने के लिए कंबल दान दिए। काफ़ी लंबा सेंटेंस है। अब इसमें एक तरफ से मैं सारे कन्फ्यूजन और इनको क्लियर करता चलता हूँ। ठीक है, देखिए
साहूकार कर्ता हो गया, क्लियर है। यहाँ पे ये जो गरीबों को शब्द है, ठीक है, ये जो दान दिए, दान देने, देना वर्ड चार स्टेजेस पे यूज होता है, जिसे मैं आगे बताऊंगा। एक सही फॉर्म में, एक गलत फॉर्म में। सही फॉर्म में दो प्रकार का, एक देने वाला जिसे देकर वापस ना लिया जाए, और एक ऐसी देने वाली चीज़ जिसे दे के वापस लिया जाए। दे के वापस क्या नहीं लिया जाएगा सही फॉर्म में, जैसे कि आशीर्वाद दिया जाएगा, वापस नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और सही फॉर्म में देकर वापस क्या लिया जाए, जैसे अपना कोई सामान, आपने किताब दी है, दे के वापस लोगे आप, ठीक है। और गलत फॉर्म में दे के वापस नहीं लिया जाएगा, जैसे श्राप, किसी को बद्दुआ दे दी तो वापस नहीं ली जाएगी, वो देने के लिए है और बुरी चीज़ है। तो और दे के वापस ली जाने वाली चीज़, जैसे कि आपने सिगरेट दी किसी को, धूम्रपान दिया, तो दोगे वापस भी लोगे फिर उसको, इस तरीके से। तो सही फॉर्म में दे के वापस ना ली जाने वाली फॉर्म्स में ये आपकी देने वाली चीज़, इसको आप संप्रदान कारक की तरह ट्रीट करेंगे। यानी सेंटेंस को आप ऐसे पढ़ेंगे कि साहूकार ने गरीबों को नहीं, गरीबों के लिए सर्दी में, मैं क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया, तन, ये है आपका कर्म, तन ढकने के लिए, ये फिर से संप्रदान आ गया आपका, ठीक है। और कंबलों को दान दिया, अब दान दिया ये आपकी क्रिया है, ठीक है। तो ये द्विकर्मक होगी, एक ये कंबल और एक ये तन, ठीक है। राजा ने गरीबों को मोती दान दिए, गरीबों को आपका क्या हो गया, संप्रदान कारक, राजा कर्ता, मोती दान दिए, मोती क्या हो गया आपका, क्या हो गया, कर्म, और दान देना आपका क्रिया हो गई, ठीक है। तो ये आपकी एक कर्मक क्रिया है, ठीक है। यहाँ गरीब जो है आपका संप्रदान कारक है, ना कि कर्म, ठीक है। देखिए जब आपकी द्विकर्मक क्रिया होती है, ठीक है, तो दो कर्मों में एक कर्म को मुख्य कर्म कहते हैं और दूसरे को गौड़ कर्म। देखिए प्राइमरी कह लो और सेकेंडरी कह लो या मुख्य और गौड़ कह लो, ठीक है। तो मुख्य कर्म कौन सा होता है, जो आपका पीछे सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। मुख्य कर्म कौन सा होता है, क्रिया से ठीक पहले निर्जीव और विभक्ति रहित, ठीक है, वो होता है आपका मुख्य कर्म। और गौड़ कर्म कौन सा होता है, जो इस मुख्य कर्म से पहले आता है। मुख्य कर्म से पहले लिखा जाता है सजीव तथा को विभक्ति सहित। जैसे अब इसे देखिए आप, पढ़ाई क्रिया है, इससे ठीक पहले ये आपका मुख्य कर्म है, विभक्ति रहित है और निर्जीव है, ठीक है। और ये आपका गौड़ कर्म है, जो कि विभक्ति सहित भी है और सजीव भी है, ठीक है। अध्यापक ने छात्रों को गणित पढ़ाई, गणित आपका मुख्य कर्म हो गया। देखिए दोस्तों, देना की ये फॉर्म्स होते हैं। देखिए एक तो सही फॉर्म में देना होता है, एक गलत फॉर्म में देना। सही फॉर्म में देना देकर वापस लेने वाला और देकर वापस न लेने वाला। दे के वापस कौन सी चीज़ ली जाएंगे, आप किसी को पुस्तक दे दो, कोई सामान दे दो या कोई उधार दे दो तो आप वापस लोगे। देकर वापस न लेने वाली चीज़ें आशीर्वाद है, दान है, पुरस्कार है, उपहार है, ठीक है। आप ये समझ लीजिए सही अच्छी चीज़ दे के वापस ली जाने वाली और दे के वापस ना ली जाने वाली। गलत फॉर्म में देकर वापस कौन सी चीज़ ली जाएंगी, शराब, धूम्रपान। एक घूंट तुम पी लो, एक घूंट हम पी लेंगे, एक सिप तुम मारो, एक सिप हम मारेंगे, ठीक है। वापस लोगे बार बार। तो ये गलत चीज़ दे के वापस लेने वाली। और गलत चीज़ दे के वापस नहीं कौन सी ली जाएगी, गाली। हालांकि जिसको दोगे वो वापस देगा, लेकिन हम तो नहीं ले रहे ना, श्राप और बद्दुआ, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे मेन समझने वाली बात क्या है, सही और देकर वापस न लेने की दशा में, ठीक है, गौड़ कर्म को अब संप्रदान कारक माना जाता है। उसमें जहाँ वो कंबलों को दान दे रहा था, ठीक है, तो कंबल हमारे सेकेंडरी कर्म थे ना, गौड़ कर्म थे ना, तो गौड़ कर्म को हम क्या मानेंगे, वहाँ पे वो संप्रदान कारक की भूमिका निभाता है, ठीक है, संप्रदान कारक की फॉर्म में आता है, इसीलिए वो संप्रदान कर्म हो गया। तो अब सिर्फ एक क्या हो गया, क्या कंबल रह गए खाली, क्योंकि राजा ने गरीबों को, तो क्या होगा, गरीबों के लिए, वो तो आपका संप्रदान कारक हो गया। तो
इस कंडीशन में देने वाली स्थिति में आपका गौड़ कर्म क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया, या ये कह सकते हैं कि संप्रदान कारक ही गौड़ कर्म होता है, लेकिन वो कर्म की तरह काउंट नहीं किया जाएगा। चलिए दोस्तों, ये हमारे सकर्मक और अकर्मक क्रिया खत्म हो चुके हैं। अब थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। काल के आधार पर क्रिया के भेद, देखिए 3 भेद होते हैं, वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। देखिए जब काल पढ़ेंगे तो इन तीनों को डिटेल्स में पढ़ लेंगे, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आम आदमी समझ ना पाए। जो सेंटेंस वर्तमान काल में है तो उसकी क्रिया को वर्तमान कालिक क्रिया कहेंगे, पास्ट सेंटेंस में है तो उसे भूतकालिक क्रिया कहेंगे, और फ्यूचर में है तो उसे भविष्यकालिक क्रिया कहेंगे। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, जब काल पढ़ेंगे तब इनको भी हम डीप में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब तीसरा आपका टॉपिक आता है संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। देखिए संरचना के आधार पर क्रिया के 5 ही भेद हैं, ठीक है, लेकिन प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद हैं। तो संरचना के आधार पर संयुक्त क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया, ये हैं। बाकी प्रयोग एवं संरचना के आधार पर 5 ये, और सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया और सजातीय क्रिया, ये हमारे 8 क्रिया के भेद हैं जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले आएगी हमारी, एक तरफ से शुरू करेंगे सामान्य क्रिया, ठीक है। वो ऊपर वाले क्रम को ध्यान में नहीं रखेंगे, इसलिए देखिए जहाँ एक कार्य और एक ही क्रियापद हो, ठीक है, ऐसे सिंपल सेंटेंस को कहेंगे हम सामान्य क्रिया। जैसे कि राम आगरा जाता है, वह खाना खाता है, वह आता है, वह सोता है, जाता है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस। देखिए थोड़ी थोड़ी हिंट से इनको समझते चलना, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, और इसके ऊपर PhD करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ टारगेट हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल, UPSI, ठीक है, और SSC GD, ये रिक्रूटमेंट आ रही है, इन्हीं का हमारा टारगेट है, ठीक है। संयुक्त क्रिया, ठीक है, एक कार्य को बताने हेतु एक से अधिक क्रियापदों को संयुक्त क्रिया कहते हैं। मैंने खाना खा लिया, आपने पढ़ लिया। देखिए खाना और लेना 2 को जोड़ के बनाया गया, पढ़ना और लेना। इस तरीके से जब 2 क्रियाएं संयुक्त करके एक कार्य को बताती हैं तो वहाँ पे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसमें क्या था, ऊपर वाले में एक ही कार्य था और एक ही क्रिया थी, यहाँ पे कार्य एक ही है लेकिन क्रियापद 2 यूज किए जा रहे हैं। पूर्णकालिक क्रिया, देखिए कार्य पूर्ण होने का बोध कराएगी। मोहन पढ़कर सो गया, ठीक है। देखिए अंग्रेजी में इसे जीरंड की फॉर्म कहते हैं, ठीक है, पढ़कर सो गया, खाकर चला गया, ठीक है। तो ये हमारी पूर्णकालिक क्रिया हो गई। यहाँ पे ये सोना ये अलग क्रिया है, लेकिन हम ये जो पढ़कर क्रिया है ये आपकी पूर्णकालिक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें प्रेरणा देनी है दूसरों को, खुद नहीं करना। जैसे कि मैं कोई काम कर रहा हूँ और मैं दूसरे से काम करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं और किसी से खाना बनवाता हूँ, ठीक है, मैं किसी से साफ सफाई करवाता हूँ। तो ये हमारा क्या है, हमारा प्रेरणार्थक क्रिया है। कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से कार्य करवाए, जैसे कि एक कार्य करेगा दूसरा कार्य करवाएगा। राम श्याम से खेत जुतवाता है, मम्मी बेटी से रोटी बनवाती हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, देखिए जुड़वाना बनवाना, ठीक है। पापा हमसे खेत कटवाते हैं, तो ये सब क्या हो गई, हमारी प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। ये 2 क्रियाएं आपको साथ साथ समझनी है, और देखिए बाकी सब आप स्वयं कर लोगे। ये 2 ही ऐसी हैं जो समझने लायक है। देखिए एक तो कृदंत क्रिया, एक नाम धातु क्रिया। पहले आप एक चीज़ समझिए, क्रिया बनती काय काय से। देखिए आपके संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और विशेषण से, इन चारों चीज़ों में प्रत्यय लगा के हमारी क्रियाएं बनती हैं। देखिए संज्ञा और सर्वनाम क्या हैं, अगर देखा जाए तो ये दोनों नाम ही हैं, ठीक है, किसी न किसी चीज़ के नाम या नाम की जगह पर प्रयुक्त होने वाले चिन्ह। विशेषण क्या है, किसी चीज़ की विशेषता बताने वाले नाम हैं, ठीक है। तो क्रिया क्या है, ये धातु है। क्रिया को संस्कृत भाषा में क्रिया धातु से बनती है, ठीक है। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इनमें जब प्रत्यय लगाने से कोई शब्द क्रियापद क्रिया का रूप धारण कर ले, ठीक है, तो उसे हम कृदंत क्रिया कहते हैं। नहीं सॉरी, देखिए उनसे हम नाम धातु क्रिया कहेंगे। अगर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ अगर प्रत्यय लगा देंगे और वो क्रिया का रूप धारण कर लेगा तो उसे हम नाम धातु क्रिया कहेंगे। और यदि धातु के पीछे, ठीक है, क्रिया के पीछे, ये क्रि धातु है ना, तो
क्रिया के पीछे प्रत्यय लगाने से वह क्रिया का रूप धारण कर ले तो उसे कृदंत क्रिया कह सकेंगे। जैसे पढ़ के पीछे ना लगा देंगे तो पढ़ना, चल के पीछे ना लगा देंगे तो चलना, इस प्रकार से। ठीक है, अब आपकी रह गई ये दो, देखिए सहायक क्रिया और सजातीय क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहेंगे। ठीक है, और वाक्य के काल का परिचायक होती है ये। ठीक है, अब आपकी लास्ट आती है सजातीय क्रिया। देखिए सजातीय क्या होती है, जैसे समान जाति की क्रिया। समान जाति की कैसे होती है, वाक्य में प्रयुक्त कर्म संज्ञा सर्वनाम के फॉर्म में प्रयोग होगा और जो क्रिया उसमें यूज हो रही है उन दोनों वो एक ही धातु की बनी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें बनकर धातु से बनता है तथा क्रिया व कर्म की धातु एक ही होती है। जैसे कि लड़ाई लड़ी, राम ने लड़ाई लड़ी। ठीक है, लड़ाई लड़ना। ठीक है, या चढ़ाई चढ़ना। ठीक है, तो ये चढ़ाई और चढ़ना कर्म की और क्रिया की दोनों की एक ही धातु है, तो इनको हम सजातीय क्रिया कहते हैं। इस तरीके से ये भी आपकी स्पॉट हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों ये क्रिया टॉपिक खत्म हो चुका है। अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं, आपका विशेषण। देखिए ये हमारा चौथा और लास्ट टॉपिक है। वीडियो हमारी लगभग 1 घंटे की तो हो ही जाएगी। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। देखिए संज्ञा सर्वनाम, वही अविकारी विकारी शब्दों पे आके बात शुरू होगी। क्रिया और विशेषण। ठीक है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहेंगे, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहेंगे, क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहेंगे। और क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द हो गया, आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, और विशेषण की विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण। तो क्या विशेषण की परिभाषा बनी, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य और जिस शब्द से बताई जाए वो विशेषक या विशेषण कहलाता है। उदाहरण देखिए, बहुत सुंदर लड़की। लड़की क्या है आपकी, जातिवाचक संज्ञा हो गई, विशेषक हो गई। किस चीज़ से विशेषता बताई जा रही है, सुंदर से। लड़की कैसी है, सुंदर, और सुंदर भी कैसी, बहुत। तो देखिए विशेषण क्या है ये, और विशेषण की भी विशेषता जो बता रहा है वो है हमारा प्रविशेषण। ठीक है, अच्छा लड़की क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, हमारी संज्ञा है वो भी जातिवाचक है, और लड़की भैया स्त्रीलिंग भी है और एक वचन भी है हमें। ठीक है, ये लिंग और ये वचन, काल और कारक, ये आपके हम पढ़ेंगे आगे। पहले इन विकारी और अविकारियों को निपटा लेते हैं। ठीक है, अब आता है आपका विशेषण के प्रकार। देखिए विशेषण हम 5 प्रकार के पढ़ेंगे। ठीक है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, मोस्टली किताबों में देखिए ये नहीं पढ़ाया जाता, ये 4 ही पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये 5 विशेषण पढ़ेंगे। सबसे पहला आ गया आपका गुणवाचक विशेषण। ठीक है, देखिए किसी चीज़ का गुण बताए, अच्छा बुरा, दोष बताए, रंग रूप आकार दशा। ठीक है, जैसे गुण बताए, जैसे कि होशियार है, चतुर है, ईमानदार है, ये गुण हो गया। ठीक है, दोष क्या है, मूर्ख है, बेईमान है। ठीक है, बेईमान व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति। तो ये क्या है, व्यक्ति तो हमारी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि वो मूर्ख है, वो बेईमान है। ठीक है, या रंग बताए, काला है, गोरा है। ठीक है, आकार बताए, बड़ा छोटा। ठीक है, मोटा पतला। या दशा बताए, ठंडा है, गर्म है, खट्टा है, मीठा है। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे विशेषण है। ठीक है, दूसरा हमारा आता है संख्यावाचक विशेषण। इसमें देखिए दोस्तों, जब विशेषता बताई जाएगी तो वो एक संख्यात्मक रूप में बताई जाती है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए, ये 2 प्रकार का। सबसे पहले निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक जैसे कि 15 सेवक, 15 आदमी, 20 आदमी, 50 किलो। ठीक है, तो ये क्या है, किसी चीज़ की संख्या बता रहा है। ठीक है, 50 किलो नहीं दोस्तों, इसमें 50 किलो नहीं आएगा, वो परिमाणवाचक हो गया। ठीक है, हम फिलहाल संख्यावाचक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो संख्यावाचक में भी निश्चित संख्यावाचक कौन से होते हैं, देखिए एक तो गणनावाचक, जैसे कि 1 2 3 15 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी। ठीक है, इस तरीके से। आवृत्तिवाचक,
2 गुना, 3 गुना आदमी, 4 गुना आदमी, या कोई भी वस्तु संख्यात्मक होनी चाहिए, संख्यात्मक, ठीक है। और कितने गुनी है, तो ये आवृत्तिवाचक हो गया। क्रमवाचक जैसे कि पहला, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, इस तरीके का। और समूह या समुदायवाचक विशेषण जैसे कि दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ठीक है, ये इस तरीके के। अनिश्चित संख्यावाचक जैसे कि कुछ सेवक, 4-5 आदमी, ठीक है, 4-5 सेवक, या लगभग इतने आदमी, लगभग 100 आदमी, लगभग 50 आदमी, ये हमारे अनिश्चित संख्यावाचक हो गए। देखिए ये जो हैं पढ़ा आप सब लेना, ठीक है। आवृत्तिवाचक में कौन नहीं समझ पाएगा कि 2 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। क्रमवाचक में पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ठीक है। तो सबको समझ भी लेना और लिख भी लेना, ठीक है। तो बाकी आएगा मोटा मोटा यही पूछने के लिए कि निश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। अब आता है दोस्तों आपका तीसरा, देखिए परिमाणवाचक। संख्यावाचक में संख्या का बोध हो रहा था, परिमाणवाचक में परिमाण या मात्रा का बोध होगा, ठीक है। जैसे कि इकाई बताई जाएगी, लीटर में, ml में, किलोमीटर में, ग्राम में, ठीक है। और ये कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। वही सेम निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में जैसे 5 लीटर दूध है, 5 किलोमीटर रास्ता है, आधा मीटर रास्ता है, ठीक है, तो ये निश्चित हो गए। और अनिश्चित में कुछ लीटर दूध, कुछ किलोमीटर, कुछ मीटर, ठीक है, तो ये आपके अनिश्चित संख्यावाचक हो गए। देखिए एक इसमें ये देखिए बहुत पानी, ठीक है, पानी है, परिमाणवाचक है, तो ये कैसे हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक, बहुत पानी। और बहुत लड्डू, लड्डू काउंटेबल है, तो ये आपके निश्चित और संख्यावाचक हो गया, अनिश्चित और संख्यावाचक हो गया, ठीक है। बहुत हैं, और 10 लड्डू होते तो निश्चित संख्यावाचक हो जाता। ऐसे इसमें अगर 5 लीटर पानी, 10 लीटर पानी होता तो ये निश्चित परिमाणवाचक हो जाता, ठीक है। ये देखिए थोड़ा कपड़ा, ये क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक है, क्योंकि ये कपड़ा क्या है, काउंटेबल नहीं है, ठीक है। ये किसी एक कपड़े के हिस्से की बात कर रहा है कि ये कपड़ा कितना है, थोड़ा कपड़ा है, ठीक है। और थोड़े कपड़े, ये प्लूरल है इसका, थोड़े हो गए बहुवचन। तो अब यहाँ पे ये किसी कपड़े के हिस्से की बात नहीं कर रहा, पूरे कपड़ों की बात कर रहा है कि कपड़ों में से कुछ कपड़े, थोड़े कपड़े, ये अनिश्चित संख्यावाचक हो गया, ठीक है। कपड़े जिनको काउंट किया जा सकता हो, तो अनिश्चित संख्यावाचक हो गया ये। अगला आता है आपका संकेतवाचक या फिर सर्वनामिक विशेषण, जिसे आप पहले भी पढ़ चुके हो। देखिए जब थर्ड पर्सन में किसी वस्तु की ओर संकेत करे थर्ड पर्सन, तो उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए यह घर मेरा है, यह मेरा घर है होता तो ये क्या हो जाता आपका, सर्वनाम हो जाता। लेकिन यह घर मेरा है, तो यह क्या कर रहा है, घर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, संकेतवाचक विशेषण। घर क्या है आपकी संज्ञा, और मेरा आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया आपका। अब आता है लास्ट आपका व्यक्तिवाचक विशेषण, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, ठीक है। जैसे संज्ञा में प्रत्यय लगा के, अगर देखिए चाइना है, चाइना से चाइनीज बना दो। चाइनीज कैसा है, जैसे अब ये विशेषता बताने लगा किसकी, चाइनीज भाषा, ठीक है, चाइनीज व्यक्ति, तो व्यक्तियों की विशेषता बता रहा, वो कैसे हैं, चाइनीज, ठीक है। भारत से भारतीय बना दो, संज्ञा शब्दों से बनना है। और जयपुर से जयपुरी बना दो। इस तरीके से बने हुए शब्दों को क्या बोलते हैं हम, व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों हमारे विशेषण तो पूरे हो गए। अब यहाँ पे अब रह गया आपका विशेषण की अवस्थाएं, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। देखिए संज्ञा सर्वनाम की किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम से तुलना कर जो होती है, विशेषण में विशेषता बताई जाएगी, तो किसी से तो तुलना करी जाएगी, तभी तो विशेषण बताया जाएगा। तो वो 3 प्रकार का है हमारा, उसमें हमारा मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी मूल अवस्था की। तो विशेषण की वह अवस्था जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, अर्थात विशेषण शब्द अपने मूल रूप में रहता है। जैसे रवि चालाक है, ठीक है, कैसा है रवि, चालाक। भरत ईमानदार है, ठीक है, भरत भैया हमारे दोस्त का नाम है, तो भरत ईमानदार है। तो ये क्या हो गई, सीधे सीधे इनकी बस विशेषता बताई दे रहा है, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी विशेषण में सेंटेंस पढ़े हैं वो मूल अवस्था के ही पढ़े हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दूसरी अवस्था, उत्तरावस्था। विशेषण की वह अवस्था जिसमें एक संज्ञा सर्वनाम की अन्य संज्ञा सर्वनाम से तुलना की जाती है।
इस अवस्था में विशेषण शब्द से पहले से शब्द आएगा, ठीक है, या फिर विशेषण के साथ तर प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे देखिए, अगर मैं कहूँ कि राम श्याम से उच्चतर है, ठीक है, इसमें एरर है। पहले इसे मैं अभी समझाऊंगा। देखिए, या तो मैं ये कहूँगा कि राम श्याम से उच्चतर है, या राम श्याम से उच्चतम है। उच्चतम आपका उत्तम अवस्था में चला जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ देखिए, ये मूल अवस्था है उच्च, ठीक है, इसको अगर उत्तम अवस्था में बनाना है तो या तो इसके पीछे तर लगाना होगा, या फिर से उच्च लिखना होगा। लेकिन मैं ये कहूँ कि राम श्याम से उच्चतर है, यानी मैं से भी लगा दूं और तर भी लगा दूं, तो ये इसमें एरर होगी। या तो मैं ये कहूँगा कि राम उच्चतर है, या फिर राम श्याम से उच्च है, ठीक है, ये सेंटेंस उच्च आएगा तो तर नहीं आएगा, और यही एरर पेपर में आ जाती हैं, ठीक है। अभी पहले हम समझते हैं अब उत्तम अवस्था को। देखिए, उत्तम अवस्था में संज्ञा सर्वनाम की तुलना जब अन्य संज्ञा या सर्वनाम से की जाएगी तो विशेषण की उत्तम अवस्था होती है। इसमें क्या किया जाएगा, विशेषण से ठीक पहले या तो सब से पद लगा दिया जाएगा, या फिर विशेषण के बाद जैसे उसमें तर जोड़ा जा रहा था इसमें तम जोड़ा जाएगा। जैसे कि राम उच्चतम है, सब, ठीक है, और या फिर राम सबसे उच्च है। राम सबसे उच्चतम है ये गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि तम भी लगा दो और सबसे भी लगा दो, तो ये दोनों चीज़ इसमें नहीं आएंगी, गलत होंगी। इस तरीके से ये विशेषण की डिग्री होती हैं दोस्तों। जब इनके क्वेश्चन आंसर्स लगाएंगे तो सारी चीज़ें वहाँ रिकॉल करेंगे, सब क्लियर हो जाएंगी। अब विशेषण के इस डिवाइडेशन के बाद भी एक डिवाइडेशन और होता है, ठीक है, पेपरों में इसके क्वेश्चन आते हैं, और ये डिवाइडेशन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा पढ़ा और पेपर इसमें से आ गया तो ये हमारा गलत पड़ जाएगा, ठीक है। देखिए, भूल जाइए अब तक जो पढ़े थे उसको, ठीक है। यहाँ से फिर से शुरू करते हैं। विशेषण यहाँ हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक उद्देश्य विशेषण और एक विधेय विशेषण। पहले आप सेंटेंस को समझिए। देखिए, जब पूरा सेंटेंस होता था ना तो उसमें कर्ता को उद्देश्य कहा जाता था। उद्देश्य किसको कहा जाता था, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता को उद्देश्य कहते थे, ठीक है। और विधेय विशेषण, उद्देश्य के संबंध में जो कहा गया कथन है उसे हम विधेय कहते थे, ठीक है। तो अब सुनिए, कर्ता की जो विशेषता बताए यानी उद्देश्य की जो विशेषता बताए उसे उद्देश्य विशेषण कहेंगे, और जो उसके बारे में कहा गया कथन है यानी विधेय है उसकी विशेषता बताएगा तो उसे हम विधेय विशेषण कहेंगे जी, ठीक है। इसमें यही है, देखिए, कर्ता से पहले आने वाले विशेषण को उद्देश्य विशेषण, और उद्देश्य के बाद में आने वाले को, बाद मतलब विधेय की विशेषता बताएगा तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे अमित तेजस्वी राम ने बुद्धिमान अहंकारी रावण को मारा, ठीक है। अमित तेजस्वी राम, राम कैसे थे, अमित तेजस्वी, तो ये अमित भी विशेषण है और तेजस्वी भी विशेषण है, तो ये दोनों राम की विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्या हो गए हमारे उद्देश्य विशेषण, ठीक है। और अहंकारी और बुद्धिमान कौन है, रावण, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कर्म की विशेषता बता रहे हैं, ये विशेषण है, ये प्रविशेषण है, तो ये दोनों हमारे विधेय विशेषण हो गए, ठीक है। फर्राटा धावक, उसेन बोल्ट, क्या कर रहे हैं भैया, उसेन बोल्ट बहुत तेज भागता है, तो ये फर्राटा धावक क्या है, उसेन बोल्ट की विशेषता बता रहे, तो ये उद्देश्य विशेषण हो गए, और बहुत तेज भागना ये विधेय विशेषण हो गया, ठीक है। यही था इसमें अभी आज तक। हमारे आपके विकारी शब्द खत्म हो गए हैं, अगला टॉपिक हमारा अविकारी शब्दों का होगा। देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो VIP ब्लैक बोर्ड वगैरह हमारा प्रोवाइड हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जितना मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं उससे इतनी श्योरिटी है कि इन पेपर्स में कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है, ये मेरी पूरी श्योर गारंटी है। और आज का ये हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। हमने अपने विकारी शब्द ख़त्म कर लिए हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। अगले टॉपिक में हम अविकारी शब्दों को ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे आपके शब्द परिवर्तन की इकाइयाँ, जिसमें आपके लिंग, वचन, काल और कारक, ये चारों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें भी समझने में हेल्प करेंगे। और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज लाएंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, आज के लिए इतना ही बहुत है। हैव ए नाइस डे।